सीटेट दिसंबर 2024 के इस सीरीज में एसएसटी एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 5 के एक नए और फिर लेटेस्ट क्लास में आज तमाम साथियों का मैं केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में आप तमाम बच्चों के साथ साथियों के साथ केएनई एकेडमी चैनल पर अध्याय 5 एनसीईआरटी का जो जल का क्लास है, जल का जो चैप्टर है, उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। और अभी तक आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले। जल क्या है, जल से हमारा क्या लाभ मिलता है, उन सब चीज़ों को लेकर के आज के क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर के हर एक चैप्टर से आप फायदा ले सकते हैं। जल के बारे में समझने से पहले हम थलशाला जो है, ये शब्द है एक, इसको लेकर के डिस्कस करते हैं। थलशाला जो है ये छोटे घर के पौधे रखने का क्या है, कृत्रिम अहाता है। कृत्रिम क्या है, एक अहाता है, ये थलशाला बनाया गया है, इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस किस माध्यम से जल हमें प्राप्त होता है, उन सब चीज़ों को लेकर के डिस्कस है। जल के बारे में सोचने पर आपका जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग में एक चित्र बनता है। कौन सा चित्र बनता है? जैसे नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में हम सोचने लग जाते हैं। क्या है, हम जो है अपने नल के जल के बारे में सोचने लग जाते हैं इन सब चीज़ों को। सूर्य के ताप के कारण जल क्या वाष्पित हो जाता है। सूर्य का जो गर्म है, उसका जो तापमान है, उसके कारण क्या होता है, जल क्या वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर क्या बादलों के रूप में ले लेता है। जब ठंड होता है तो क्या होता है कि जलवाष्प संघनित होकर के बादलों के शक्ल में, बादलों के रूप में क्या बदल जाता है। यहाँ से वर्षा हम क्या है, यहाँ से वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। यहाँ से क्या होता है, जब ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों के रूप में ले लेता है तो वो क्या होता है, वर्षा, हिम और सहिम जो है वृष्टि के रूप में धरती पर और समुद्र के नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। इस प्रक्रम में क्या होता है, जल लगातार जो है अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडलों एवं जो है धरती के बीच जो है क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। उस जल को चक्र कहते हैं। उस जल को क्या कहते हैं, हम लोग चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी जो है थलशाला के समान है। हमारी पृथ्वी किस तरह से है, थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, जल क्या था, जल के जो है शताब्दियों पूर्व जो है उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। वही क्या है, हमारे यहाँ पर इस समय प्रेजेंट टाइम में भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा में खेत में क्या, हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अमेजन नदी में क्या हो, बहता हो। अलवन जल के मुख्य स्रोत क्या है, नदी। अलवन जल के जो मुख्य स्रोत है वो है आपका नदी, ताल, सोते एवं हिमन। क्या है, अलवन जो जल है उसका जो मुख्य स्रोत है आपका वो है नदी, ताल, सोते और जो हिमनद है, हिमनद, ये सब क्या है, अलवन जल के मुख्य स्रोत है। महासागरों एवं समुद्रों का जल, महासागरों एवं समुद्रों का जो जल है लवणीय होता है। महासागर और समुद्र का जल क्या होता है, लवणीय होता है। इसमें क्या अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला क्या नमक होता है। अब इन सब चीज़ों में जो है, जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, खाने में किया जाने वाला जो नमक है वो लवणीय क्या है, समुद्र और महासागरों में अधिक पाया जाता है। आगे है आपके लिए ये एक फिगर बना दिया गया है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ बात करते हैं लवणता जो है आपका क्या, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। क्या होता है कि लवणता जो है 1000 ग्राम जल में जो है मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। अब जो है महासागर की औसत लवणता यानी नमक का जो भाग है उसमें कितना है, 35 पर भाग प्रति 1000 ग्राम। जल का वितरण के बारे में डिस्कस है कि जल का वितरण, हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है 3/4 भाग क्या जल से ढका है। हम लोग को पता है पृथ्वी का 3/4 भाग किससे, जल से ढका है। ये धरती पर थल की अपेक्षा अधिक जल अधिक हो, क्या है, अधिक हो।
पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए जो उपलब्ध है वो इस प्रकार से एक तालिका दिया गया है कि महासागर में आपको 97.3%, बर्फ जो है 0.2%, भूमिगत जो जल है 0.68%, झीलों का जो अलवन जल है 0.009, और उसके बाद स्थलीय समुद्री नमकीन जो झील है वह है 0.009, वायुमंडल में जो आपका जल है 0.0019, नदियों में है 0.001%, यानी इस तरह से 100% आपका जल पृथ्वी पर मौजूद है। सबसे ज़्यादा जल जो है आपका महासागर में 97.3%, जो पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, वो क्या है, नमकीन है। इजराइल के मृत सागर में जो है 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, यानी इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर क्या होती है, लवणता होती है। तैराक इसमें पलव कर सकते हैं, तैराक क्या कर सकते हैं, इसमें आराम से तैर सकता है, उसको ऊपर ही ऊपर तैरेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 2 लीटर जल में, ये आपको एक क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप में आपको एक बताया गया है। जीवन के लिए जल अधिक आवश्यक है, जीवन जो आपका है, आप जो जी रहे हैं उसके लिए जल जो है बहुत ही आवश्यक है। हर एक काम के लिए आपको जल होना बहुत जरूरी है। जल ही क्या है, जीवन है। ये कहा गया है कि जल ही क्या है, जीवन है। प्यास होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आप आप क्या है, लापरवाही नहीं कर सकते, जल का उपयोग करने पर बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, आपको ये बताया गया है। महासागरीय परिसंचरण जो है ये क्या है, महासागरीय परिसंचरण समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। जब आप समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से जो है आपको एक जादुई सी अनुभूति क्या होगी, प्राप्त होगी। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का जो है संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की जो गतियां हैं इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं जो धारा है, इन सबको लेकर के 22 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या होता है, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रवृत्त किया जाता है। आगे है आपके लिए तरंगे। अब तरंगे क्या होता है, इसको लेकर के बात करते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जब समुद्री सतह पर क्या होता है, पवन हवा बहती है तो क्या होती है, तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन होती है तरंगों भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। क्या होता है, मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ जो है गेंद तट पर वापस लौट आती है, क्या करती है, लौट आती है। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें क्या कहते हैं, हम लोग तरंगे कहते हैं। जब महासागर में जो है सतह पर क्या होता है, जल लगातार उठता रहता है और गिरता रहता है तो इसे क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। तूफान में जो है तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 15 मीटर की ऊंचाई वाली जो है विशाल ज्वारीय भाटा हो सकती है, जिसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब तक जो सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर, अब तक जितने भी सुनामी हुआ है वो 150 मीटर विशाल जो सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति की चलती है। 2004 के सुनामी तटीय क्षेत्रों से अत्यधिक विनाश हुआ था। 2004 में जो सुनामी आया था उसके कारण क्या होता, अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कि इंदिरा पॉइंट डूब गया था, यानी 2004 का जो सुनामी आया था उसमें क्या होता, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो था उसका पॉइंट क्या हो गया, डूब गया था। सुनामी जापानी भाषा का क्या है, एक शब्द है जिसका अर्थ है पौत्र सत्र। तो साथियों आज के क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो है जल को लेकर के। आने वाले क्लास में फिर से हम लोग अध्याय 6 को लेकर के डिस्कस करेंगे और आने वाले क्लास में ज्वार भाटा को लेकर भी डिस्कस करेंगे। इसमें जो है आपके साथ जो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है वो हम लोग ज्वार भाटा को भी इसी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। आने वाले क्लास में अध्याय 6 को लेकर के आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो है ज्वार भाटा वो 2004 में 2000 किसमें
2004 में कि 2000 कितने में आया था सुनामी, 2004 में। हाँ, 2004 में ही सुनामी आया था, जिसके कारण क्या होता है इंदिरा पॉइंट यानी अंडमान निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट द्वीप समूह है वो भी डूब गया था। अब ज्वार भाटा क्या होता है उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं। ये समुद्री तट सुनामी द्वारा ये विनाश है, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस है। ठीक है, ये ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा के बारे में डिस्कस करते हैं। ज्वार भाटा क्या है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी जो है ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। जब क्या होता है, जल अपने निम्नतम स्थान से नीचे आ जाता है और पीछे चला जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जल से अभिकर्षित हो जाता है, अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। जिसके कारण क्या होता है, उच्च ज्वार आता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में जो है सूर्य और चंद्रमा एवं पृथ्वी की तीनों एक सीध में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस समय क्या होता है, सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। इस ज्वार को हम लोग क्या कहते हैं, बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन चांद अपने जो है प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है। चांद क्या होता है, अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है। तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, निम्न ज्वार भाटा आता है। परिणाम स्वरूप इसका क्या होता है, निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहा जाता है। ऐसे ज्वार कहते हैं, लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। उच्च ज्वार क्या होता है, नौ संचालन में सहायक होता है। यह जल स्तर को तट के ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। यह जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी क्या करता है, मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां जो है तट के निकट आ जाती है। इसका फलस्वरूप क्या होता है, मछुआरे बिना जो है कठिनाई के मछलियों को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। बिना कठिनाई के मछलियों के क्या करते हैं वो लोग, पकड़ लेते हैं। अब महासागरीय जो धाराएं हैं ये किस तरह से बदलता है, किस तरह से चलता है, चलिए बात करते हैं। महासागरीय धाराएं जो है निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय जो धाराएं होती है साथियों, वो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से क्या होती है, बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंड हो सकती है। महासागरीय जो धाराएं वो क्या हो सकती है, गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय जो धाराएं हैं वो क्या है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की और प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान क्या होता है, गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वो स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के जो आसपास एवं उत्तरी अमेरिका है के पूर्वी तट इसके क्या है, कुछ उदाहरण हैं। आगे आपसे डिस्कस है, आगे क्लास कंप्लीट हो चुका है। यानी जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। जहां ठंडी और गर्म धारा दोनों मिलकर के होती है तो वहां पे क्या होता है, कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में क्या होता है, बाधा होता है। तो आज के क्लास में आप तमाम साथियों के साथ मैंने क्या है KNE एकेडमी चैनल पर जल के बारे में, महासागरीय धाराओं के बारे में, आपका ज्वार भाटा के बारे में डिस्कस किए, आपसे बात किए कि किस तरह से ये सारी चीजें हुआ करता है, इसका प्रक्रिया क्या है। कल के क्लास में अध्याय 6 को लेकर के आप तमाम साथियों के साथ में KNE एकेडमी चैनल पर उपस्थित होऊंगा। तो इसलिए आप तमाम साथी अगर KNE एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सकते हैं। आप अपने साथियों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि KNE एकेडमी चैनल पर उर्दू के PYQs जितने
जितनी भी है उसका सीरीज चल रहा है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बहुत बेहतर कर सकते हैं उर्दू के पीवाईक्यूज को लेकर के। चलिए कल के क्लास में आपके साथ मिलते हैं, डिस्कस करते हैं अध्याय 6 को लेकर के। अध्याय 6 में क्या चैप्टर में क्या अध्याय है उसको लेकर के बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लास 8 जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर सबको हम कंप्लीट करेंगे। तो कल के क्लास में मिलते हैं एसएसटी को लेकर के।